नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास पेशकश की। तो लंबे वक्त के बाद मिडल ईस्ट में शांति की जो आस है वो एक तरह से जग चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है कि ईरान के साथ आज शांति समझौते पर दस्तखत होने वाली हैं। इसके बाद दोनों तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि समझौते के तहत अमेरिकी ईरान को कोई पैसा नहीं देगा। ट्रंप ने यह कहा है कि हालात सामान्य होने के बाद अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर डस्ट निकालकर उसे नष्ट कर देगा। यह काम ईरान में या अमेरिका में किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर यह प्रोसेस सफल नहीं हुआ तो अमेरिका के पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है जिसे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हालांकि ईरान की तरफ से फिलहाल इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उधर पाकिस्तान पहले ही यह दावा कर चुका है। जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। आज शांति समझौते पर दस्तखत होंगे, ईरान के साथ रुकेगी जंग। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है और समझौते के बाद खुलेगा हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है कि आज दस्तखत हो जाएंगे शांति समझौते को लेकर। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जहां से तमाम जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है उसे खोल दिया जाएगा और सभी जहाजों की यहां पर एंट्री एग्जिट आसानी से हो पाएगी। इस तरह की जानकारी आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रही है। वहीं एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि ईरान को अमेरिका पैसा नहीं देगा। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। साथ ही हालात सामान्य होने के बाद न्यूक डस्ट निकालेंगी। ट्रंप की तरफ से यह बड़ी बात, यह बड़ा बयान दिया जा रहा है। ईरान या अमेरिका में न्यूक डस्ट नष्ट किया जाएगा। समझौता सफल नहीं होने पर दूसरे विकल्प भी मौजूद है। तो जहां एक तरफ ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ वो चेतावनी भी दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर समझौता सफल नहीं होता है तो दूसरे विकल्प भी मौजूद है। और दूसरे विकल्प से उनका क्या कहना है, उनके इस बात के क्या मायने हैं, वो आसानी से समझे जा सकते हैं कि आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक आपको बता दें ईरान को लेकर जिस तरह की टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, जिस तरह की बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है, फिलहाल इस पर अभी तक ईरान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर शांति समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो हालात किस तरह से बदलते नजर आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर अजताब सर जुड़ चुके हैं जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर से मेरा सबसे पहला सवाल है सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज माना यह जा रहा है कि आज शांति समझौते को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो सकती है। दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। माफ कीजिएगा मैं आपका यहाँ पर स्वागत करना भूल गई। लेकिन सर सवाल क्योंकि यहाँ पे सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन ही या यूं कहें कि बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देखा जा रहा है आज शांति समझौते के निकट दोनों ही देश आते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई है कि आज हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। क्या समझा जाए? जय हिंद, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, एक बात हमको समझने की आवश्यकता है। अगर ये हुआ आज तो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, लेकिन जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने किया है जो कि उनके आदत में शुमार है, और जैसे जी। उन्होंने कहा है कि मैं कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे और ईरान का कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए परिस्थिति में नहीं रहेगा, ये तमाम चीजें शर्तें जो हैं। और हॉर्मुज के बारे में उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को बिना शर्त उनका मानना है कि खोला जाएगा। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता नहीं है कि ईरान को इतनी आसानी से स्वीकार्य होगी। और पूरी पूरी संभावना इस बात की है कि ईरान का अभी, क्योंकि जवाब उनका आया नहीं है, कुछ देर में हम देखेंगे किस प्रकार से ईरान रिएक्ट करता है। और अगर मान लीजिए इन शर्तों के बावजूद भी ईरान कोई रिएक्ट नहीं करता और इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो ये ईरान का एक काफी मतलब ऑलमोस्ट सरेंडर, हालांकि उस शब्द का मैं प्रयोग करना चाह नहीं रहा था, लेकिन वो शब्द उसके अलावा और कोई चीज कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, सरेंडर की तरह देखा जाएगा। क्योंकि उनका कंसिस्टेंटली ये स्टैंड रहा है, और वो स्टैंड ये है कि वो किसी कीमत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हॉर्मुज पर उनका दबदबा कंट्रोल बना रहेगा।
और उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। इमीडिएटली $12 अरब जो उनके फ्रोजन है उनको रिलीज किया जाए, और उसके बाद $12 अरब और जो फ्रोजन है उसको रिलीज किया जाए। और अगर ये तमाम बातें नहीं हो रही हैं, पिछले जी। 3 महीने जब से ये युद्ध प्रारंभ हुआ है, उनका यही हम्म। एक स्टैंड रहा है, कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। तो अगर इस बात पे, इसी के अलावा कुछ चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और दस्तखत होता है, तो ये उनके लिए काफी बड़ा कम डाउन होगा। लेकिन विश्व के लिए और बाकी पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए ये एक बहुत हम्म। ऐतिहासिक और बहुत बेहतरीन दिन होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा ईरान का क्या प्रतिक्रिया, ईरान की प्रतिक्रिया क्या है, और क्या ईरान इन शर्तों पर इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार बिल्कुल। है। मुझे लगता है कि बजाय इसको समझौता कहने के, हम हम्म। एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट, 2 पेज डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जो कि आने वाले समय में एक और गहन बातचीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि इतने दिनों से और इतना वर्षों का, इतने दशकों का ये तनाव है, वो तनाव 2-3 राउंड टॉक्स में या 4 राउंड के टॉक्स में आसानी से समाप्त होगा नहीं। ये हो नहीं सकता जी। कि 2-3 राउंड टॉक्स में सारे आपके जो मुद्दे हैं वो सुलझ जाएं। एक एक कदम बिल्कुल। करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये बहुत वेलकम स्टेप है कि ईरान और अमेरिका अपनी अपनी जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा डाइल्यूशन करके, उसमें थोड़ा लचीलापन ला करके बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। और अगर ये होता है, जी। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक दिन रहेगा। ठीक है। अजिताभ सर, आपको क्या लगता है, शांति समझौते को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, लेकिन अब्बास अरागची यूं कहे कि ईरान की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक वो कहीं ना कहीं कोई बयान देने से बचते नजर आ रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है बढ़ बढ़कर बयान भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर शर्तों का उल्लंघन होता है या बात नहीं बनती है तो स्थिति दोबारा जैसी भी हो सकती है। ऐसे में क्या लगता है कि अगर शांति समझौते को लेकर बातचीत हो रही है और न्यूक डस्ट नष्ट करने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है, तो जब सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका के मुताबिक हो रही हैं, तो यहाँ पर ईरान फिर किन शर्तों पर मान पाएगा? क्योंकि ना उसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, उसका न्यूक डस्ट नष्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में किन शर्तों के बिहाफ पर वो इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? आपको क्या लगता है? देखिए वैष्णव जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से या ईरानियन लीडर्स इंक्लूडिंग जो विदेश मंत्री अरागची हैं उनकी तरफ से, बहुत ही कंट्राडिक्टरी है, अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी धमकाते ही फिर दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अपने टर्म्स जो हैं वो हर चीज में वो एक तरह से पीछे हटते दिख रहे हैं, या भ्रामक एक तरह से कह लीजिए बयानबाजी भी हो रही है। अभी तक जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं उससे न तो टाइम कब साइनिंग होगी ये क्लियर हो रहा है, क्या टर्म्स हैं उस पे भी सहमति ब्रॉडली दिख रही है, शॉर्ट टर्म्स गेन दिख रहे हैं, शॉर्ट साइटेडनेस दिख रही है, लेकिन जो कहते हैं ना दूरगामी इसका क्या प्रभाव होगा, कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, तो न तो टाइमिंग, न तो टर्म्स, न तो प्लेस, न एक तरह से कह लीजिए इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, कोई भी अभी क्लियरिटी नहीं है। दोनों तरफ से कंट्राडिक्टरी है। ट्रंप कह रहे हैं आज साइन होगा, अरागची की तरफ से या ईरान की तरफ से, इनफैक्ट बगई उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आया है कि साइन होगा, अब आज होगा या कब होगा ये क्लियर नहीं। दूसरा, ये आभासी होगा या जेनेवा और इस्लामाबाद की बातें जो राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कहा कि यूरोप में होगा, अब कह रहे हैं पाकिस्तान भी कह रहा है ये वर्चुअल होगा, ये आभासी होगा। तो इस तरह से अभी भी क्लियरिटी नहीं है और ईरान कई बातों पे अभी भी अड़ा हुआ है। न्यूक्लियर डस्ट की आपने बात की, न्यूक्लियर डस्ट का मामला भी अभी तक क्लियर नहीं है, तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से धमकी देनी पड़ रही है। न्यूक्लियर डस्ट पहले उन्होंने कहा कि हम अमेरिका ले जाएंगे, अब उनका स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका या ईरान में अमेरिका करेगा उस डस्ट को डाउन ब्लेंडिंग की जो बात है और उसको फिर डस्ट बनाने की बात है। डस्ट तो अभी है भी नहीं, वो क्लेम करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक क्लियरिटी नहीं है डस्ट का क्या होगा, और डस्ट के अलावा कई सारी चीजें हैं। परमानेंटली वो नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब वेपन्स नहीं बनाएगा, वो नहीं खरीदेगा,
ना ही किसी से लेगा, ये सारी चीजें ट्रंप तो कह रहे हैं, लेकिन ये सारे अगले 60 दिनों में बातचीत होगी। अभी तो एक जस्ट प्रारूप कहिए 2 पेज का इन्होंने तैयार किया है, ड्राफ्ट एमओयू कह लीजिए। और जब ये एमओयू में, जैसा कि विदेश मंत्री ईरान के ने कहा है, 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट तो ये पिछले 1 महीने से 14 पॉइंट्स एजेंडा चल रहा है, अभी भी वही 14 पॉइंट चल रहा है। तो फिर ये युद्ध किस बात का हुआ? जब JCPOA जो न्यूक्लियर डील थी राष्ट्रपति ओबामा के समय की 2015 की, उसमें 15 साल का ऑलरेडी मैकेनिज्म था। इस बीच बातचीत करने की बात थी कि भाई उसको अगर बातचीत से ही ईरान को बैन लगाया, सैंक्शन लगाया हुआ ही था, उसके एसेट फ्रोज किए हुए थे, तो प्रेशर बना के उसको एक्सटेंड करते। अभी तो ये है कि सारी चीजें फ्यूचर लिंक्ड दिख रही हैं। सिर्फ ये है कि दोनों हड़बड़ी में हैं, दोनों परेशानी में हैं, इससे कोई इनकार नहीं है और दुनिया तो झेल ही रही है। तो किसी तरह से हॉर्मुज खुल जाए, ये एग्रीमेंट जो अभी प्रस्ताव है उसमें पहला पॉइंट है हॉर्मुज खुल जाए। अब हॉर्मुज खुल जाए, लेकिन हॉर्मुज भी खुलेगा, उसमें भी लिंक है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कई सारी चीजें हैं। अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि कुछ पॉजिटिव हो जाए, सो दैट कि ये जो संकट बहुत गहरा गया है, इससे दुनिया को निजात मिले। जी ठीक है, लेकिन अजिताभ सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो कॉम्पनसेशन की मांग ईरान की तरफ से की जा रही थी कि भाई जितना नुकसान हुआ है, जितना फाइनेंशियली एक तरह से लॉस हुआ है ईरान को, उसका कॉम्पनसेशन अमेरिका को करना होगा। ये उन शर्तों में शुमार थी। एक शर्त उनमें से ये भी थी जिसको अमेरिका मानता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा था और अभी तक भी मानता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में क्या लगता है, इस शर्त के बगैर शांति समझौते पे हस्ताक्षर हो पाना संभव हो पाएगा? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा वैष्णो जी। यही तो प्रॉब्लम है। ईरान के जो नरम दल और गरम दल है, जो IRGC है, वो तो इन शर्तों पे मान रहा है कि भाई उसको हर्जाना मिलना चाहिए। जो डैमेज है टोल पे भी वो बात किसी न किसी रूप में छोड़ भी नहीं रहा है। तो जहां तक जो डैमेज की बात है कि इसका हर्जाना उसको मिलना चाहिए, और दूसरा टोल के रूप में वो या तो सर्विस चार्ज लेगा, ये दोनों चीजों पे वो अटका हुआ है। ईरान में डिले ईरान की तरफ से इसीलिए हुआ है। और देख लीजिए, अभी तक कोई एक जो कह लीजिए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ईरान की तरफ से आया है ना अमेरिका की तरफ से आया है कि किन मुद्दों पे एग्रीमेंट हुआ है, या ये जो अभी जो हो रहे हैं, ये किन मुद्दों पे है, क्या इसे पॉइंट्स है या फाइनल पॉइंट्स है। उस 40 पॉइंट्स में से फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा, अभी तो है ही नहीं। तो ईरान इसीलिए चुप बैठा है और अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार दोनों चीज कर रहे हैं, एक तरफ दबाव भी बना रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी है, उनका तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बिल्कुल, मुज्तबा खमेनी चूंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर है और ट्रंप ने भी ऐसा कहा है, उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। वैसे भी सामने तो है, लेकिन स्टेटमेंट वो देते रहते हैं, कभी नहीं आया है। तो इससे स्पष्ट है कि अभी चाहे वो हर्जाने की बात हो, चाहे वो तो सर्विस टैक्स की बात हो, ये सारे मुद्दे अभी भी फंसे हुए हैं। इस पे क्लियरिटी आनी बाकी है। दोनों हड़बड़ी में हैं, हॉर्मुज खुल जाए सो दैट कि कुछ राहत मिले, बस। बिल्कुल, लेकिन अजिताभ सर, इस हड़बड़ी का जो एक ज्यादा असर बोल लीजिए, या हड़बड़ी को लेकर ज्यादा जो एक तरफ से दिखाना हो गया, वो अमेरिका की साइड से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल भी ईरान जो है थोड़े चुप्पी साधे हुए है कि आखिर किन शर्तों को लेकर सहमति बनी है। इस पर मैं अनु सर का रुख करूंगी, उनका स्टैंड लूंगी और कि बेसिकली वो क्या सोचते हैं, लेकिन करेंगे। और बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रंप के दावे को लेकर। दरअसल ट्रंप के दावे पर ईरान ने साध रखी है चुप्पी। समझौते के दावे पर अभी तक नहीं आई है ईरान की कोई भी प्रतिक्रिया। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट इस वॉर ब्रेकिंग में सामने आ रही है, जहां पर ट्रंप ने समझौते पर दस्तखत की बात कही है। उनका यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, लेकिन अभी तक ईरान इस पर चुप्पी साधे हुए है। किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट ईरान देने से बचता नजर आ रहा है। वहीं से पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी बड़ा दावा किया, ये बड़ी अपडेट, कि 24 घंटे के अंदर पीस डील पर दस्तखत हो जाएंगे। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद
अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भी ये बड़ी प्रतिक्रिया, उनकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। 24 घंटे के अंदर डील पर दस्तखत होंगे। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने की तैयारियां चल रही है। अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत संभव मानी जा रही है। तो ये दावे जो है शहबाज शरीफ की तरफ से किए जा रहे हैं। एक्स पर उन्हें पोस्ट के माध्यम से इस तरह के दावा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ वॉर ब्रेकिंग चल रही है तो दूसरी तरफ आप तस्वीर, वो ट्वीट वो देख सकते हैं जो शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है। शांति समझौते को लेकर जहां तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं इन अटकलों को विराम देने के लिए कुछ वक्त पहले, यानी कि हाल के कुछ ही दिन पहले देखा गया कि अब्बास अरागची की तरफ से एक्स पर ही पोस्ट किया गया कि किसी भी तरह की अटकलें ना लगाई जाए, अगर कोई बातचीत होती है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से भी इस समझौते को लेकर यह बड़ी बात कही गई है। आइए अब सीधे चर्चा का रुख करते हैं। शुरुआत यहां पर मैं अनुज सर आपसे करूंगी इसकी ओपनिंग, क्योंकि जिस तरह से देखिए यहां पर देखा जा रहा है शांति समझौता जो होना है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एक के बाद एक जो बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने भी इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सर ये भी है कि कुछ वक्त पहले जब आपसे बात हो रही थी तब आपने भी कहा था कि इससे पहले भी जब ईरान और अमेरिका की बातचीत हुई है तो गलत मीडिएटर को चूज किया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को वो मीडिएटर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की बात हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? वैष्णो देखिए, पाकिस्तान, आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस से आउट हो गया है। अब शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट क्यों आया है? शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट, मैं बता रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट उनसे दिलवाया है ताकि वो ईरान के ऊपर अतिरिक्त दबाव बना सके, क्योंकि इस प्रकार के अगर स्टेटमेंट्स कई क्वार्टर से जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, वहां से अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आएंगे तो ईरान के ऊपर दबाव निश्चित रूप से पड़ेगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तें बता दी, उन्होंने कंडीशन बता दी कि ये होगा। फिर पाकिस्तान की तरफ से आ गया कि भाई ये सब पूरा समझौता फाइनलाइज हो गया है और 24 घंटे में दस्तखत हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली। तो मेरा ये मानना है कि ये भी अतिरिक्त दबाव ईरान के ऊपर बनाने का प्रयास है और ईरान इस बात को बेहतर तरीके से समझता है। वैष्णव, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान अब इस पूरे प्रोसेस में इर्रेलेवेंट है और ईरान पाकिस्तान को एक बहुत भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। पाकिस्तान वही बोल रहा है जो कि अमेरिका की भाषा है और जो अमेरिका उससे बुलवाना चाह रहा है, ये मेरा आकलन है। और तो हमें ये समझने की जरूरत है किस प्रकार से ईरान, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ईरान में भी बिल्कुल सर, अनुज सर आपकी ही प्रतिक्रिया लेनी है। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वही बोल रहा है जो अमेरिका बुलवा रहा है, यानी कि एक तरह से चीयर लीडर के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान को देखा जा रहा है, कठपुतली की तरह वो वही कर रहा है जो अमेरिका कह रहा है। बिल्कुल वही कर रहा है, ये मेरा मानना है। और न केवल यहाँ, और भी कई मामलों में बिल्कुल वही कर रहा है जो अमेरिका उससे कहलवा रहा है। और अमेरिका कह नहीं रहा है, अमेरिका बेच रहा है अपने स्टेटमेंट्स उनको। ये मैं आपको बता सकता हूं कि वो जितने भी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं वो प्रो में, उनके लिए डॉलर मिल रहे हैं उनको। ये निश्चित होना चाहिए, पाकिस्तान डॉलर के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकता है। खैर, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, इशू वही रहेगा। ईरान से प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। ईरान में प्रतिक्रिया नहीं आने की दो वजह और मुझे नजर आ रही है। पहली वजह तो ये है कि मुस्तफा खामनेई का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि देखिए मुस्तफा खामनेई ने अपने आंखों से पूरी ईरानियन हायरार्की को जाते देखा है, आयतुल्लाह अली खामनेई को मरते हुए देखा है। तो वो कोई भी इस प्रकार का, मुझे लगता है उनको इस प्रकार का जगह कॉम्प्रोमाइज करवाना जो कि ईरान के उन हितों में नहीं है जो कि उनके जो आयतुल्लाह अली खामनेई के विचार में थे, उस पर मुस्तफा खामनेई का एग्री होना मुझे मुश्किल लग रहा है। दूसरा जो दबाव प्रेशर पॉइंट है वो है आईआरजीसी। आईआरजीसी भी एक बदलापुर के बीच में घुसा हुआ है और उनका भी यही मानना है कि किसी भी तरीके से हमको हर चीज का हिसाब किताब चुकाना है। अगर उनको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, उनके फ्रोजन एसेट्स रिलीज नहीं होंगे, हॉर्मुज को खोला जाएगा, एचईयू को वो अमेरिका बर्बाद कर देगा, तो फिर ईरान पिछले 300 दिन से लड़ क्यों रहा है?
फिर तो पहले दिन ही इतना सरेंडर कर देता तो लड़ाई होती नहीं। तो ये बिल्कुल। मेरा मानना है कि इन शर्तों पर ईरान का मानना बहुत मुश्किल है। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से आग में घी डाला जा रहा है, देखिए उन्होंने आराकची का स्टेट का जो एक्स जो ट्वीट आया, एक्स पे आया था, वो बिल्कुल क्लियर था कि आप स्पेकुलेट ना करें, अटकलें ना लगाएं, जो बिल्कुल। होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बावजूद उसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक एक्स पे पोस्ट आ जाता है कि हम 24 घंटे में ये हो जाएगा, सारी शर्तें मान ली गई हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो है अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास मेरी नजरों में है, और मुझे लगता है ईरान को ये कभी भी मान्य नहीं होगा। और आप देखिएगा जिस अमेजिंग कंसिस्टेंसी के साथ ईरान ने पिछले 110 दिन तक रेजिलियंस का परिचय दिया है, उस कंसिस्टेंसी का और उस रेजिलियंस के बाद अगर वो इतना झुक करके साइन करेगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कम डाउन होगा। उम्मीद है अगर यही मंजूर है तो हो सकता है हो जाए, लेकिन इसकी बिल्कुल। संभावना मुझे बहुत कम लग रही है वैष्णव। ठीक है, अजिताभ सर का जरूर कर लेते हैं। अजिताभ सर, आपको क्या लगता है, आप अनुज सर की बात से कितने सहमत हैं? क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है कि अगर इतनी ही आसानी से मानना था, सभी शर्तों को मान लेना था, स्वीकार कर लेना था, और ये सारी शर्तें अगर इस तरह से अमेरिका की ही फेवर में जानी थी तो पहले ही मान लेते। जो इतना आर्थिक बोझ ईरान पर पड़ा वो नहीं पड़ता, अगर मामला इतना ही ज्यादा बिल्कुल सॉर्टेड नजर आ रहा है तो। ऐसे में अभी तक ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया ना देखिए आना, क्या लगता है कि अभी तक मुश्तबा खामनेई की भी सर प्रतिक्रिया नहीं आई है? IRGC भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ईरान में, तो क्या संकेत नजर आ रही हैं? क्या क्या देखिए किस तरह से समझ रहे हैं आप? अभी वैष्णव जी, अभी ये एक तरफा ये चल रहा है मैसेजिंग, प्रेशर टैक्टिक्स है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की दरकार भी है, और ट्रम्प वही कर रहे हैं। अभी तक ईरान का स्टैंड, जैसा मैंने कहा, क्लियर नहीं हुआ है। जो ईरान के विदेश मंत्री ने परसों स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट पे अभी भी वो कायम है, और वही होता दिख भी रहा है। अभी तक अमेरिका ने क्लियर नहीं किया है कई सारे मुद्दे, जैसे हमने अभी वॉर जो रिपरेशन की बात की, मतलब हर्जाना अगर देना है या नहीं देना है, सैंक्शन हटाना है, क्या वो फेज्ड में होगा, क्या फ्रोजन एसेट में जो 24 अरब डॉलर का ईरान की डिमांड है कि वो मिलना चाहिए, क्या वो मिलेगा, ये सारी चीजें अभी तक क्लियरिटी नहीं है। मैंने जैसा कहा, सिर्फ हॉर्मुज को खोल के दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को कि हमने विजय पा ली। उनको तो विजय दिखाने, अपने आप को विजेता दिखाना है, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना है, तो ये चीजें यहाँ पे होंगी। लेकिन अभी भी हॉर्मुज ही, आप हॉर्मुज से ही लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। हॉर्मुज में जो नाकाबंदी है, अमेरिका क्या एक बार में खोल देगा? वो तो कह रहे हैं कि हाँ खोल देंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू ईरान ये करे वो करे, वो होने से रहा, अभी तो दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ हॉर्मुज में जो सी माइंस है, जो बारूदी सुरंगें ईरान ने बिछा रखी है, उसका क्या होगा, कौन हटाएगा? कोई टाइमलाइन, डेडलाइन है क्या? मतलब हॉर्मुज खुल जाएगा और जहाज आने जाने शुरू होंगे, तो अगर कल को जो सी माइंस है, बारूदी सुरंगों का भी तो खतरा है, उसका अभी तक उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। उसके अलावा आप देखिए, हॉर्मुज में भी डिस्प्यूट है, हॉर्मुज के कुछ एरियाज पे यूएई का क्लेम है, उस जो सी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो अभी जगह है ही है। तो ये सारी फ्यूचर में बिल्कुल ट्रबल करेगा। और तीसरा पॉइंट हॉर्मुज से ही लेके है कि भाई सिक्योरिटी का क्या होगा? अरब देशों पे ये जो गाहे ईरान अटैक कर रहा है, क्या उसका होगा? क्या इस एग्रीमेंट में कोई बात होगी इमीडिएट या अगले 60 दिनों में? उससे भी कोई, तो सारी चीजें वो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए रख दी है। तो भविष्य के लिए अगर लड़ा गया तो ये वॉर और ये पिछले 50 साल से लगभग जो सैंक्शन लगा रखा है, हासिल क्या हुआ राष्ट्रपति ट्रंप को? दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, इजराइल की चुप्पी। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इजराइल यहाँ सबसे बड़ा लूजर दिख रहा है, सबसे ज्यादा लॉस इजराइल को दिख रहा है।
क्योंकि जिस चीज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू ने बिल्कुल सर, यहाँ पर अजताब सर आप जो कह रहे हैं इजराइल को लेकर, क्योंकि इजराइल को लेकर अभी तक कोई स्टैंड यहाँ पर सामने नहीं आया, उनकी तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सामने नहीं आई है यहाँ पर, जबकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरा शांति समझौते को लेकर रुख है वो आगे कहां तक जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमले के बाद भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। ड्रोन और मिसाइल खतरों को देखते हुए 18,000 भारतीय नाविकों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, जहाज रानी महानिदेशालय ने नई और सख्त मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी ईरान क्षेत्र, फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उससे सटे समुद्री इलाकों में काम कर रहे भारतीय झंडे वाले जहाजों और भारतीय नाविकों के लिए जारी की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमले के बाद भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। ड्रोन और मिसाइल को लेकर ये अलर्ट जो है जारी किया गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, नई गाइडलाइंस के तहत सभी शिप ऑपरेटर्स और कप्तानों को अपने अपने जहाज पर व्यापक सुरक्षा अभ्यास करने के सख्त निर्देश भारत सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। और इसके साथ ही जहाजों पर मौजूद शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम की जांच करने और उसे हर समय चालू रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद भेजी जा सके। गौरतलब है, जिस तरीके से बीते दिनों पहले हुए हमले में 3 नाविकों की जान चली गई थी और 60 से ज्यादा क्रू की जान चली गई थी। हमले के बाद से ही अब देखा जा रहा है भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर ये जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अनुसर से यहां पर शुरुआत करेंगे। अनुसर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, इंडियन शिप पर हमला हुआ, 3 नाविकों की जान गई, एक तरफ शांति समझौता है, शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इंडियन शिप पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ना अमेरिका ने ली ना ईरान ने ली। अभी तक वो एक तरह से सस्पेंस ही बना हुआ है कि आखिर वो अटैक किन की ओर से किया गया। अब ऐसे में बात कर ले, यहाँ पर देखिए, अभ्यास को लेकर तो भारत सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो अटैक हुआ है, क्या लगता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न के लिहाज से किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? वैष्णव, देखिए, ये बात मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं, वो इंडियन शिप नहीं था। ये बात हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आज पूरे विश्व में लगभग 2.5 से 3 लाख भारतीय नाविक जो हैं वो पूरे विश्व की अलग अलग मर्चेंट नेवी कंपनीज में, अलग अलग शिप्स के ऊपर, शिपिंग कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। क्रू भारतीय था, लेकिन वो शिप किसी और का था, उसमें जो कार्गो था वो भी किसी और का था। वो कहां से आ रहा था, वो कहां से जा रहा था, उसमें भी भारत कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो आक्रमण था, ये आक्रमण भारतीय नाविकों पर नहीं था। ये आक्रमण एक फ्री शिपिंग और जो कि एक युद्धक पोत नहीं है, उसके ऊपर हमला था। तो ये आपका इस तरीके के जहाजों पर हमला करना अनएथिकल है, और इनको आप किसी भी प्रकार से इनको घेर करके और एक तरफ कर सकते थे। तो जो हमला किया गया है वो किसी और मकसद से है, और मकसद ये है कि दोनों पक्ष ये बताना चाह रहे हैं, कोई भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने वाला है, उससे पहले दोनों अपना अपना दबदबा कम से कम हॉर्मुज के ऊपर बनाए रखना चाह रहे हैं। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब बातचीत प्रारंभ हो तो ये रहे कि हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा है अथवा हॉर्मुज पर यूएस का दबदबा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई बातचीत की शुरुआत होती है तो आप देखेंगे कि अगर युद्ध के बीच में बातचीत हो रही है तो उसमें एकदम से इंटेंसिटी बढ़ती है, तेजी आती है, हमले बढ़ जाते हैं और ज्यादा घातक हो जाते हैं। वजह यही है कि आप जब बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं तो अपना पक्ष जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आप अपने आप को वैष्णव रखना चाह रहे हैं। तो ये वजह थी। तो जब ये हमला हुआ है, तो अब जब हमने इसका ऑब्जेक्शन किया, हमला किसी के भी शिप पे हुआ हो, भारतीय नाविकों की जान गई थी, और भारतीय नाविकों की जान गई थी, इसलिए हमारा कर्तव्य था कि हम इस बात को उठाएं। इसीलिए हमने रिएक्शन दिया। अमेरिका के जो चीफ डिमिशन है उनको 2 बार सम्मन किया, बुलाया नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं किया, उनको सम्मन किया गया। सम्मन का मतलब है यू हैव नो चॉइस, यू कम एंड टेक द डिमार्च। तो उनको उनसे ऑब्जेक्शन किया, फिर हमने इसको यूएन में उठाया, और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नाविक किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हों। ये बात मैं कल भी कहने की कोशिश कर रहा था कि 3 स्टेप्स में हमको इस चीज को हैंडल करना होगा।
एक इमीडिएट जो इसके तरीके की चीजें हैं वो क्या हो सकते हैं, फिर मिड टर्म सॉल्यूशंस, मिड टर्म रिकमेंडेशंस क्या हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको क्या करने की आवश्यकता है। तो ये जो चीज हो रही है ये एक इस प्रकार की रिकमेंडेशन है कि आप कहीं भी आपका नागरिक काम कर रहा है उसको पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पूरा बताया जाए, शिप्स को ताकीद किया जाए, शिपिंग कंपनीज को कहा जाए कि वो पहले इस बात का यकीन करें कि उनका जो क्रू है, नो मैटर दैट क्रू कम्स फ्रॉम वेयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिलीपींस का क्रू है या इंडोनेशिया का क्रू है या भारत का क्रू है, क्रू की सुरक्षा को रखें और अपने आत्मरक्षा के लिए हर प्रकार का प्रयास करें। दूसरा, हाई हेडेडनेस, किसी सरकार के या किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के हाई हेडेडनेस दिखाई है उस शिप ने, उसको कम से कम 15-20 बार वार्निंग दिया था कि आप यहां से आगे ना जाएं, अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर हमला होगा। तो वो कहीं ना कहीं दबाव में था। हो सकता है इसके अंदर कोई इस प्रकार का कार्गो हो जिसकी ईरान को या किसी भी देश को एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप निकलिए यहां से, किसी प्रकार पहुंचिए, और फिर उसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो ये बात भी हम क्लियर हो चुकी है। जो लोग नाविक हमारे आए हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि उनको एडिक्वेट वार्निंग्स दी गई थी और बार बार कहा गया था कि अब अगर आप नहीं माने, अगर आप नहीं टर्न अराउंड किया तो आपके ऊपर हमला होगा। लेकिन मेरा ये मानना है हमला फिर भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रिटेलिएट करने की उनकी क्षमता नहीं है। एक कमर्शियल शिप है और कमर्शियल वेसल के ऊपर हमला करना बहुत गलत बात है। तो अब इस प्रकार के जो जो चीजें लिए जा रही हैं, आई विश हम लोग क्या है ठीक है। वैष्णो, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं ये हमें शुरू से ठीक है। पता है। ये जो इस प्रकार का जो सी बॉर्न ट्रैफिक है वो आज थोड़ी शुरू हुआ है। हम एक हादसा होने का इंतजार करते हैं फिर रिएक्ट करना बिल्कुल। शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है कि इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को करना है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, आपको शिपिंग कंपनीज के साथ तालमेल बैठा के रखना है। ये चीज पहले मालूम थी, हमने बिल्कुल। इंतजार किया कि 3 हमारे लोग मरे, तब हम जाकर के जागें और इस प्रकार का काम करें। तो मेरा ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सही हो रहा है। अब प्रयास उनको यही करना चाहिए कि हर शिपिंग कंपनी को, हर मर्चेंट वेसल को थोड़ी बहुत सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी के अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, अपने जी। क्रू को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से अपना यहाँ पर बचाव कर सकते हैं। वैष्णव, बिल्कुल बिल्कुल अनुज सर, थैंक्स फॉर द रेक्टिफिकेशन। बिकॉज यहाँ पर जो देखा गया है कि भले ही वो कमर्शियल टैंक्स थे, एमटी जलवीर की अगर हम बात कर लें, और जिस तरीके से जिन टैंकर्स पर या यूं कहे कि जिन जहाजों पर, कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ था, उसमें 3 नाविकों की जान चली गई थी और भारतीय क्रू मेंबर्स की जिनकी जान गई थी वो अपने आप में ही चिंताजनक स्थिति को छू रहे थे। अब ऐसे में अगर हम इसी पर ही बात कर रहे हैं तो अजिताभ सर, मैं इस पर आपका भी एक तरह से रिएक्शन लेना चाहूंगी कि आप इसको लेकर क्या समझते हैं कि जो गल्फ रीजन है, गल्फ रीजन में जिस तरीके से शिप रूट्स हैं वहां पर कमर्शियल टैंक्स ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आप इसको एक तरह से सिक्योरिटी को लेकर किस लिहाज से देखती हैं? देखिए वैष्णो जी, ये एक बहुत ही लार्जर इशू है। जो निहत्थे नाविकों पे इस तरह से अटैक किया है ये हाईली कंडेमनेबल है और ये अमेरिका का हाई हैंडेडनेस है, इसमें से कोई निकाल। और इसीलिए भारत ने ये अमेरिका के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की और उनको स्ट्रांगली मुद्दे को उठाया गया। मुझे लगता है अभी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री की जो G7 मीटिंग के दौरान मीटिंग होने वाली है फ्रांस में, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा उठेगा। क्योंकि देखिए लार्जर पिक्चर यहाँ पे ये है कि विश्व व्यापार का लगभग 80% जो समुद्र के रास्ते से होता है और समुद्री नाविकों, मैं पूरे विश्व समुदाय, नाविक समुदाय की बात कर रहा हूं, उनका रोल इस व्यापार में बहुत बड़ा है। उनकी सुरक्षा, अब सोच लीजिए आज हॉर्मुज में जो खबरें आई हैं, 20,000 से ज्यादा नाविक अभी भी फंसे हुए हैं, 1500 से ज्यादा वहां पे अभी टैंकर या शिप्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। न उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है, न कोई उनको पानी खाने की सुविधा प्रॉपर मिल रही है। सोचिए किस हालात में वो पिछले 105-7 दिन होने चले, किस हालात में हैं, उनकी जान माल की कोई सुरक्षा नहीं, उनको खाने, मतलब एक मानवीय मूल्य जो होते हैं, बेसिक मिनिमम नेसेसिटी होती है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और ये बातचीत का जो आडंबर और इतना बड़ा एक माया जाल फैलाया जा रहा है, कहीं इस तरह की बात नहीं फिगर कर रही है कि उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, दोनों ने अपनी अपनी नाकाबंदी लगा दी।
तो ये जो पूरा विश्व का ठप हो गया एक तरह से, 20% सोचिए दुनिया का तेल इस एरिया से, हॉर्मुज से निकलता है, 25% से ज्यादा यहाँ से गैस के कारोबार होते हैं। उसके अलावा व्यापार का जो है ये बहुत बड़ा एरिया रहा है, सारी चीजें ठप हो गई है, उन पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। मिला जुला के जो अभी देखा जा रहा है, अमेरिका और इजराइल जो जिस ऑब्जेक्टिव से वो आए थे, वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं अभी भी अनफुलफिल्ड है, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पे, कूटनीति पे, रणनीति पे, कि किस बेसिस पे वो वॉर में गए, और जो ऑब्जेक्टिव, जो कोर इश्यूज थे, वो रिजॉल्व होना अभी भी नहीं दिखता है। तो एक तो नाविकों की सुरक्षा है, दूसरी तरफ हॉर्मुज की सुरक्षा, और हॉर्मुज से रिलेटेड जो गल्फ के देश हैं उनकी सुरक्षा, उस पे भी कोई चीज नहीं हो रही है। तो ऐसे में तो अमेरिका का क्या रोल होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज फिर से कहा है कि वो यहाँ जमे रहेंगे, तो इसका मतलब है ईरान डिमांड करता है कि अमेरिका अपने बेसिस को हटाए, अपना मिलिट्री प्रेजेंस कम करे, लेकिन राष्ट्रपति उस पे अड़े हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आगे फिर इस तरह के संकट आने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका की प्रेजेंस और अमेरिका का इंटरफेरेंस वो सुरक्षा देने की बजाय ज्यादा असुरक्षित इस माहौल को और इस एरिया को बनाया दिख रहा है, और ऐसे में फ्यूचर में किसी चीज की गारंटी बहुत मुश्किल दिख रही है। वैष्णो जी, ठीक है, अब देखिए इसको लेकर G7 की भी जो बैठक चल रही है वहां पर भारत भी पहुंचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस इशू को लेकर वहां पर कितनी बातचीत होती है। ओमान के तट के पास वाणिज्यिक पोत पर अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की यहां पर कड़ी निंदा की है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार पर तो कड़ा प्रहार किया ही है। खेड़ा ने 2 टूक ये भी कहा कि अमेरिका को 3 भारतीयों की मौत के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी कुछ यूं व्यक्त की है उन्होंने, बल्कि भारत सरकार से माफी मांगने की भी उन्होंने मांग कर दी है। मामला मिलिट्री हमले में 3 भारतीय युवकों की मौत से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाहिर की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट का लिखा है कि भारत को अमेरिका सैन्य हमले में 3 युवा भारतीय नाविकों की हत्या के लिए माफी मांगनी चाहिए, और ये मांग बिना शर्त के स्वीकार भी होनी चाहिए। इसके बजाय सेक्रेटरी रूबियो ने एक चेतावनी देना उचित समझा और कहा कि अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन ना करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पश्चाताप की नहीं, हुक्म चलाने की भाषा है। न जान गंवाने वालों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की गई, न जिम्मेदारी स्वीकार की गई, ना ही कोई माफी मांगी गई। इस पूरे प्रकरण को और भी शर्मनाक नई दिल्ली की प्रतिक्रिया ने बना दिया। हमले को उसके असली रूप में प्रस्तुत करने के बजाय विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाइयां न्यायोचित नहीं है। तो ये प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की तरफ से सामने आई है, जिन्होंने न केवल केंद्र की मोदी सरकार को घेरा बल्कि अमेरिका को लेकर भी ये 2 टूक बड़ी बात कही। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कमर्शियल शिप पर अटैक हुआ है, इसको लेकर अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसी के साथ अब बड़ी खबर सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हॉर्मुज से माइंस हटाने पर बातचीत की योजना बन रही है। G7 की बैठक में ट्रंप कर सकते हैं इस पर बात। ब्रिटेन और फ्रांस ने जताई है सहमति, मिस्र, कतर और UAE के नेताओं से भी होगी बात। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन और फ्रांस ने सहमति जता दी, और इसी के साथ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि किस तरीके से मिस्र, कतर और UAE के नेताओं से भी होगी बात। अनुसार क्या लगता है, मिस्र, कतर और UAE के नेताओं से जो बातचीत होगी, कितना प्रभाव इस पर पड़ने वाला है? वैष्णो, अगर मेरे को आप इजाजत दें तो मैं पवन खेड़ा के स्टेटमेंट पे एक लाइन कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। इस प्रकार की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा भारत सरकार कुछ कर सकती थी या उसको करना चाहिए। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। हर छोटी बड़ी बात पे, हर छोटे बड़े मुद्दे पर आप अगर राजनीति करेंगे तो जो मेन इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं
भटकते हुए नजर आएंगे, ये बात मानने की है। दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है पवन खेड़ा का, जो खुद इरेलेवेंट हो रहे थे, तो मुझे लगता है ये समझने की बात है। मेरा मेरा पर्सनल, मेरे को लगा कि मुझे बोलने की आवश्यकता है इसके ऊपर। पहली बात, ठीक। जहां तक सवाल, देखिए अब क्या हो रहा है कि विश्व को इस पूरी व्यवस्था को दोबारा पुनर्निर्धारित करने की मुझे लगता है आवश्यकता है, और उन देशों को बातचीत करने की जरूरत है। G7 एक बहुत शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा उसमें कई ऐसे और देश हैं जो कि इस पूरे प्रकरण से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। मिस्र जो है, कतर है, आपका तुर्की है, तो ये तमाम देश डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई बातचीत, किसी भी प्रकार का कोई कोई समाधान अगर हम खोजना चाहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप होगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा, वो उसके बारे में कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन एक जी। चीज निकल करके सामने आ रही है कि जो देश पहले ईरान के समर्थन में आते हुए नजर आए थे, और कम से कम अमेरिका से दूर होते हुए नजर आए थे, वो देश भी अब इस बात से प्रभावित हैं कि पहले आपने हॉर्मुज को बंद करके रखा है, और आप लगातार धमकियां दे रहे हैं कि आप बाबल मंदेब को भी बंद कर देंगे। बाबल मंदेब से यूरोप से आने वाला तमाम व्यापार जी। भूमध्य सागर से होता हुआ अरब सागर में पहुंचता है। पूरा साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो व्यापार है यूरोप के साथ, वो उसी राह से आता है। तो मेरा ये मानना है कि इसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है। इसलिए एक कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है। मैकेनिज्म एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, यूएन क्लॉज है, उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को खोल के रखने में क्या क्या आपके आपके दायित्व हैं, लेकिन उसको कोई मान नहीं रहा है। तो किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, अंतर्राष्ट्रीय जो जो चीजें हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। और माइट इज राइट, अमेरिका ने पूरी दुनिया में दादागिरी लगा रखी है, क्योंकि उनके पास शक्ति है, आर्थिक रूप से भी और सामरिक जी। रूप से भी। आज आप देखिए अमेरिका ने कहां कहां टांग फंसा रखी है। हर हर बिल्कुल। जगह जहां इशू है, जहां प्रॉब्लम है, वहां अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा। तो मेरा ये मानना जी। है कि बहुत सारे देशों को मिल करके इस प्रकार की एक तरफा दादागिरी को रोकने के लिए कोई एक ठोस अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशंस जी। जो है वो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से बन चुका है, क्योंकि उसके पास, देखिए यूएन के पास दांत नहीं है। उनके पास किसी भी चीज को, उन्होंने बहुत सारे अपने रेजोल्यूशंस बनाए बिल्कुल। हुए हैं, लेकिन उस रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने का कोई उनके पास जरिया नहीं है। वो सिर्फ दो चार जगह यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेज करके और वहां की लड़ाई को रोकने का काम कर पा रहे हैं। बाकी और कोई विश्व शांति को स्थापना करने के लिए कोई उनकी तरफ से काम नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कोई इस समिट के दौरान कोई अगर इसका सॉल्यूशन निकल करके आता है, कोई एक अच्छा सिस्टम बन करके निकलता है, तो एक बहुत अच्छी बात होगी विश्व के लिए। लेकिन वही है, जब भी हम बात करते हैं, कोई ना कोई जो सिस्टम आपका इतना खराब हो गया है कि जी। आतंकवाद के मुद्दे पर भी एक राष्ट्र जो है वो वीटो कर देता है। तो ये सब समझने की जरूरत है। लेकिन बहुत अच्छा वेलकम स्टेप होगा अगर ये होता है, और इसका कोई 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 समाधान निकलता है, तो दैट विल बी वंडरफुल। वैष्णव। बिल्कुल अनुज सर, बिल्कुल यहाँ पर मैं अजताब सर आपका रुख करूंगी, G7 को लेकर बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन अनुज सर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से पवन खेड़ा के स्टेटमेंट को लेकर कहा, आपने अपना एक यहाँ पर पीओवी जो शेयर किया है। सर कुछ देर पहले आप भी तो यही मान रहे थे ना कि जो शिप पर अटैक हुआ, अब तैयारियों को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर यही तैयारियों को लेकर निर्देश पहले दे दिए गए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। नहीं, तो इसको लेकर तो आपका भी स्टैंड कुछ मिलता जुलता ही सामने। वैष्णव, जो मेरा कहने का अर्थ था वो ये था कि आप अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट आक्षेप लगा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं माफी मांगिए, भारत सरकार से कह रहे हैं माफी मांगिए। ये जो चीज है, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ज्यादा हार्श है। इस प्रकार का आप कैसे अमेरिकी सरकार को कह सकते हैं? वो अमेरिका और ईरान युद्ध की स्थिति में है। उसका मतलब तो ये है कि वहां पर 12 देशों के जहाज डूबे हैं। सर युद्ध की स्थिति में है, पर इसका मतलब ये भी नहीं ना कि किसी भी कमर्शियल शिप को सर निशाना बना लिया जाएगा। देखिए एक सेकंड वैष्णव, मेरा मकसद कोई नहीं, मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, मैं किसी से मेरे को लेना, मैं सैनिक हूँ, साधारण सैनिक हूँ, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। मुझे लगा कि ये अमेरिका को ये कहना कि तुम माफी मांगो या भारत सरकार माफी मांगे, ये ज्यादा ये सिवाय राजनीति के कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। आप मुझे बताएं वैष्णव, क्या आप क्या नरेंद्र मोदी G7 में ट्रंप से कह देंगे कि माफी मांगो, पूरी दुनिया से जितने लोग आपने मारे हैं, ईरान से मांगो माफी?
अपने ईरान में तो 4000 लोग मार दिए। ठीक है, ठीक है हमारे सर, एक क्विक मेरा रिएक्शन यहाँ पर कहने का अर्थ अजिताभ ये सर है से कि भी। जो चीजें बिल्कुल, डिमांड, जो बातें होती हैं, वो सोच समझ करके कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस ठीक है, स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया देख रही है, एक्स खुला ठीक है, प्लेटफॉर्म है। आप ठीक कोई है सर। भारत का एक सर समय का अभाव है, इसलिए बहुत अजिताभ सर प्रतिष्ठित से भी नेता एक कहता शॉर्ट है कि रिएक्शन मैं सर अमेरिका यहाँ पर माफी लेना मांगे। चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुज सर, यहाँ पर समय का अभाव है। अजिताभ सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ देर पहले आप माइंस हटाने का यहाँ पर जिक्र भी कर रहे थे कि हॉर्मुज को खोलने की जो यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वहां पर बिछी माइंस को हटाना होगा। ऐसे में G7 में माइंस हटाने को लेकर बातचीत हो सकती है, क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये जैसा मैं कह रहा था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इट्स गुड जो अभी न्यूज आई है कि इस पे सारे देश मिलके काम करेंगे, क्योंकि ईरान के पास उतनी कैपेबिलिटी है, ये मुझे डाउट लगता जी, है। बिछा तो दिया उन्होंने समुद्री माइंस, उसको हटाने की कैपेबिलिटी उनको ये भी पता होगा कि कहाँ-कहाँ लगाया है। लेकिन जो टेक्निकल स्किल्स है वो ब्रिटेन, अमेरिका और इज़राइल कई देशों के पास है। तो मुझे ठीक लगता है, है इसमें जो एक वैश्विक, और पहले से इसका फ्रांस और ब्रिटेन ने तो एक मुहिम चलाई थी, एक इंटरनेशनल कोalition की बात हुई थी कि हॉर्मुज को खोलें, कि वहां कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये अगर G7 में इसकी बात उठती है और सारे कैपेबल, हाईटेक और हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड ये सारे कंट्रीज हैं, तो इनके सहयोग से ये काम जल्दी हो सकता है। हॉर्मुज ठीक है, सिर्फ खोलने से नहीं होगा, वहां पे सुचारू और एकदम सुरक्षित अगर यात्रा हो, वहां से बिल्कुल, शिप्स का, टैंकर्स का निकलना, वो भी बहुत जरूरी है। उस दिशा में बिल्कुल, एक ये वेलकम स्टेप है और मैं इसकी मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था जिसको ये लोग उठा रहे हैं। ठीक है। अनुज सर, समय का अभाव है, इसलिए बहुत शॉर्ट रिएक्शन मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। बिल्कुल एक लाइन कहना चाहूंगा कि क्या होता है, जी, देखिए, अंतरराष्ट्रीय जब भी युद्ध की परिस्थिति होती है, तब भी माइन लेइंग का एक उसूल होता है कि जब भी आप माइन लेइंग करते हैं तो आप उसकी मार्किंग जरूर करते हैं, और जो माइन ठीक ले है, कर रहा है उसको पता होता है एग्जैक्टली कहां पर माइन लगाई ठीक, गई है, और इसलिए जब उनको हटाना हो तब उनको हटाया जा सकता है। पहली बात, ठीक है, माइन स्वीपर्स बहुत सारे देशों के पास हैं, और उनसे उनको ठीक है। कंबाइन करके एक जॉइंट एफर्ट यहां करने से इस बिल्कुल समस्या अनुज सर, का ऐसे में अब ये समाधान माइन निकाला जा हटाना ही सकता है। सबसे बड़ी चुनौती होगा और सबसे बड़ा काम होगा। देखने वाली बात होगी कि इस माइन हटाने को लेकर किस तरह से आगे काम होता है। फिलहाल चर्चा में आप दोनों जुड़े, अजिताभ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि शांति वार्ता जो होने वाली है कहां तक पहुंचती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। धन्यवाद।